देश के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी, उनके हाथ में देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह की वो कौन सी रहस्यमयी गुप्त सीक्रेट फाइल लग गई है जिसकी वजह से पूरी की पूरी सरकार दहशत में है। मोदी जी कांप रहे हैं, शाह साहब नजरें चुरा रहे हैं। आखिरकार आज की तारीख में राहुल गांधी के भीतर जिस तरीके का एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो हर मोर्चे पर शाह की किलेबंदी कर रहे हैं, उसके पीछे वो कौन सी जानकारियां हैं जो राहुल गांधी तक पहुंच गई। और आखिरकार कल की तारीख में राहुल गांधी की जो एक जीत हुई, 7 घंटे धरने पर बैठने के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई, उसकी वजह से अमित शाह की मुसीबतें कैसे और ज्यादा बढ़ गई। क्यों ये कहा जाने लगा है कि अमित शाह बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा या फिर कि खुल करके अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस देश के जनजी से, इस देश के छात्रों से उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा खुल करके सबसे पहले उसी सीक्रेट फाइल की तरफ ही चलते हैं। राहुल गांधी बार बार 20 जुलाई को जिस तरीके की बर्बरता दिल्ली की सड़कों पर इस देश के छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ के जवानों ने करी, उसके बाद से वो किसी अधिकारी के पीछे नहीं पड़े। वो सीधे तौर पर नाम अमित शाह का ले रहे हैं, जबकि सीजेपी के लोग अभिजीत दीप के या फिर कि आशुतोष राय का, अगर आप याद करो जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस दिन अभिजीत दीप का एक बयान था उसी मंच से, उन्होंने कहा था छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन किसको नहीं छोड़ा जाएगा, तो उन्होंने बकायदा अधिकारियों का नाम लिया, सचिन शर्मा का नाम लिया, डीसीपी लांबा का नाम लिया, अमित शाह का नाम नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अमित शाह को पकड़ा, अमित शाह को धर दबोचा। हालात ये कर दी कि अमित शाह सदन के भीतर आने में कांपने लगे, डरने लगे। संसद तक आते, अपने केबिन में बैठे रहते, लेकिन सदन के भीतर नहीं जाते, क्योंकि राहुल गांधी रोज यही मुद्दा उठाते, रोज एक ही सवाल पूछते कि आखिरकार आदेश किसने दिया था। आदेश छात्रों पर लाठियां, छात्रों पर गोलियां चलाने का। अब दोस्तों, इसको समझे उससे पहले आपको जरा दिल्ली पुलिस की एसओपीज के बारे में जान लेना चाहिए। जब भी कहीं इस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है, कोई आंदोलन होता है, और अगर ऐसा लग रहा है कि वो आंदोलन बेकाबू हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा महसूस हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो ऐसे में एक एसओपी है। वो एसओपी क्या कहती है? दिल्ली पुलिस सबसे पहले उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग का प्रयोग करेगी। 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर की वो बैरिकेडिंग लगाएगी। बैरिकेडिंग लगी हुई थी। अगर भीड़ उस बैरिकेडिंग को लांग कर दूसरी तरफ आने की कोशिश करती है, प्रयास किया जाता है ऐसा, तो दिल्ली पुलिस सबसे पहले हल्का बल प्रयोग करेगी। और हल्के बल प्रयोग का मतलब कहीं से कहीं तक लाठी चार्ज नहीं, अभी लाठियां भी इस्तेमाल नहीं। हल्का बल प्रयोग मतलब दिल्ली पुलिस के जवान भीड़ को धक्का देकर रोकने की कोशिश करेंगे, बैरिकेडिंग के उस साइड में रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला क्रम आता है, अगर भीड़ बेकाबू होकर बैरिकेडिंग पार कर जाती है, तो फिर दिल्ली पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी। यदि वाटर कैनन से काम नहीं चलता, तो फिर दिल्ली पुलिस की एसओपी कहती है कि आप टीयर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर उसके बाद भी काम नहीं चलता तब जाकर के लाठी चार्ज आप कर सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की एसओपी है, दिल्ली पुलिस की जो गाइडलाइन बनी हुई है। अब इतनी एसओपी में कहीं पर भी आपने अभी तक पैलेट का जिक्र नहीं सुना, गोलियों का जिक्र नहीं सुना। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन चलाने का अधिकार है ही नहीं, इवन पैलेट गन है ही नहीं, और वो उसकी एसओपी में भी नहीं है। उसके बावजूद पैलेट गन चलाए गए, आरएएफ के जवानों ने चलाए। और अगर आप 20 जुलाई की उस जीडी एंट्री को एक बार फिर से याद करें तो आपको याद आएगा कि जीडी एंट्री ये बताती है कि सुबह सुबह ही आरएएफ के 12 जवानों को पैलेट गन थमा दी गई थी। तो अगर 12 जवानों के पास पैलेट गन थी तो किस लिए दी गई थी? सिर्फ सजा के रखने के लिए? जवाब है नहीं। जाहिर सी बात है, तैयारी इस तरीके की गई थी कि भाई चाहे जितनी बर्बरता करना पड़े, चाहे जितनी क्रूरता करनी पड़े, लेकिन हम छात्रों को रोकेंगे, छात्रों को जरूरत पड़ी तो पैलेट गन से ठोकेंगे। और वही हुआ। इस देश के जनजी को पैलेट गन के छर्रे लगे। एक बच्चा जिसको लेकर कल राहुल गांधी पहुंचे थे, जिसकी डीओबी भी 2006 की है, सोचिए कितना छोटा है, अभी 20 साल का लड़का है, साहिल लोचा, हरियाणा के एक किसान परिवार से आने वाला साहिल। उसकी एक आंख जा चुकी है, उसके दिल के पास में छर्रे हैं जो निकाले नहीं जा सकते। उसकी आंखों के पीछे, ये जो आई बॉल्स होती है ना, इसके पीछे 3 छर्रे हैं। और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इस आंख से इनको दिखाई दे इसकी संभावना 1% से भी कम है। और साहिल कर क्या रहा था? साहिल एक छात्र है और साहिल पुलिस की तैयारी कर रहा था। यानी कि उसका पुलिस में जाने का सपना तो टूट ही गया, खत्म ही हो गया, वो फिट नहीं है। दूसरी तरफ उसने पुलिस का एक ऐसा विभत्स चेहरा देख लिया जिसने पूरी जिंदगी के लिए उसको जख्म दे दिया है। अब उसी साहिल को लेकर कल राहुल गांधी गए। जरा उस एफआईआर की तरफ भी चलते हैं, फिर ये विस्तार से आज इसको समझने की जरूरत है कि शाह या मोदी सरकार बैकफुट पर क्यों है आज की तारीख। साहिल को लेकर के कल राहुल गांधी पहुंचे। उससे पहले वो 14 अगस्त को गया था, 17 अगस्त को गया था। उसकी एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया था। राहुल पहुंचे, राहुल ने ठान लिया, अड़ गए और फिर दिल्ली पुलिस से भिड़ गए। कहा कि मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो होगा ये जनाब कि 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 6 महीने, जितने दिन बैठना पड़े मैं यहां बैठूंगा और मैं यहीं बैठा रहूंगा। और कब तक बैठूंगा? जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करते। 7 घंटे राहुल गांधी ने धरना दिया, एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। राहुल गांधी उसके बाद जब मीडिया से संवाद कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि दिल्ली पुलिस तो जब हम आए थे तभी एफआईआर दर्ज करना चाहती थी, लेकिन आदेश ऊपर से था। अब ये ऊपर से आदेश कहां से था? जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस काम करती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तो गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी की तरफ उनका इशारा था या फिर अमित शाह की तरफ उनका इशारा था। अब अमित शाह ही अकाउंटेबल है, ये बात राहुल गांधी बार बार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको समझिए। आपको याद है जिस दिन सदन के भीतर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया जैसे ही उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने सीधे तौर पे कहा था, और उसी दिन उन्होंने एक डिमांड करी थी कि सैक अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह करना पड़ेगा। और उसके पीछे उन्होंने वाजिब कारण दिया। उन्होंने कहा कि अगर पैलेट गन चली और अमित शाह के आदेश पर चली तो भी उनको जाना पड़ेगा। और अगर अमित शाह को यही नहीं पता कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो नाकाबिल आदमी है, फिर तो उन्हें उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, उनको कुर्सी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अब हो ना हो दोस्तों, राहुल गांधी आज की तारीख में जिस तरीके से राइज कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना वो भाप लेती है। राहुल गांधी अक्सर खुद मंचों पर कहते भी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव आयोग से जानकारी आ रही। अब वो दायरा उन्होंने और बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि मेरे पास पीएमओ से और एचएमओ से, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से और गृह मंत्री के कार्यालय से भी जानकारियां आने लगी। और इस बात में कोई सको सुबह रखने की जरूरत नहीं है कि राहुल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं।
क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमेशा वक्त भांपती है। ब्यूरोक्रेसी को यह समझ में आ चुका है कि अभी तक जिसकी सत्ता थी उनका समय लग चुका है, उनका समय पूरा हो चुका है, और आने वाले दिनों में जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर हो सकता है उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी अभी से अपने रंग, अपने चाल ढाल वो बदलने लगी है, और ये मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब है। क्योंकि यदि ब्यूरोक्रेसी राहुल को इंफॉर्मेशन देने लगेगी तो फिर जाहिर सी बात है शाह और मोदी जी के तमाम सीक्रेट्स राहुल के पास पहुंचने लगेंगे, जैसे उनके पास हो ना हो। यह बात पहुंच चुकी है कि पैलेट गन चले और इस तरीके की बर्बरता हो, इसका आदेश कहीं और से नहीं बल्कि अमित शाह की तरफ से आया था। लिहाजा वो शाह को बार बार घेरने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी में जो बगावत हो रही है ना, इसके पीछे एक और कारण है, वो भी आपको जान लेना चाहिए चलते चलते। दरअसल एक शब्द से बड़ा प्यार है मोदी सरकार को, और वो शब्द है एक्सटेंशन। जी हाँ, एक्सटेंशन। अभी राहुल नवीन को मिला, तमाम अधिकारियों को मिला एक्सटेंशन। दरअसल हो क्या रहा है, जरा सोचिए कि अगर एक अधिकारी को बार बार एक्सटेंशन ही मिलता रहेगा तो उसके नीचे वाला, जिसको ये उम्मीद है कि चलो यार मैं अब कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, चलो अब मैं होम सेक्रेटरी बनूंगा, वो तो नीचे का नीचे ही रहेगा, उसकी रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगी। और यहां पर मोदी जी और अमित शाह अपने पसंदीदा अधिकारियों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहेंगे। तो ऐसे में वो जो नीचे का इकोसिस्टम है वो और ज्यादा बागी हो रहा है, क्योंकि उसके सपने टूट रहे हैं। भाई 35 साल 36 साल नौकरी करने के बाद मौका आता है जब वो किसी विभाग के शीर्षस्थ पद पर पहुंचता है एज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अगर उसके ऊपर के अधिकारी को ही बार बार एक्सटेंशन मिलता रहा तो उसका वो सपना टूट रहा है, और लिहाजा वो और ज्यादा रिवोल्ट कर रहा है, जैसा राहुल गांधी हमेशा कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो एफआईआर हुई है ना, इस एफआईआर ने अमित शाह की मुसीबतें और बढ़ा दी है। क्योंकि अब दिल्ली पुलिस को खुल करके लिखना पड़ेगा कि आरएएफ को वो पैलेट गन जो दी गई 20 तारीख को 12 आरएएफ के जवानों को, वो पैलेट गन किसके आदेश पर दी गई? वो आदेश गृह मंत्रालय से आया था क्या? गृह मंत्रालय से आया था तो किसने वो आदेश जारी किया था? क्या गृह सचिव के हस्ताक्षर थे क्या? और ऐसे में सीधे तौर पर अकाउंटेबिलिटी तय होगी अमित शाह की। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।